एज़टेक साम्राज्य, जिसे त्रिपक्षीय गठबंधन, शास्त्रीय नहुआत्ल या ऐतिहासिक रूप से टेनोचका साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन सबसे सटीक रूप से मेक्सिका के रूप में जाना जाता है। 3 नहुआ नगर राज्यों का एक गठबंधन था: मेक्सिको टेनोचिट्लान, टेत्सकोको और त्लाकोपन। इन तीनों नगर राज्यों ने 1428 से लेकर 1521 तक मेक्सिको घाटी और उसके आसपास के क्षेत्र पर शासन किया। जब स्पेनिश विजेताओं और उनके मूल निवासी सहयोगियों की संयुक्त सेनाओं ने, जिनका नेतृत्व हर्नान कोर्टेस ने किया था, उन्हें पराजित कर दिया, इसके लोगों और नागरिक समाज को ऐतिहासिक रूप से एज़टेक या कुल्हुआ मेक्सिका के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये गठबंधन अज़कापोत्ज़ाल्को शहर और उसके पूर्व सहायक प्रांतों के बीच लड़े गए गृह युद्ध में विजयी गुटों से बना था। हालांकि साम्राज्य की प्रारंभिक अवधारणा 3 स्वशासित नगर राज्यों के गठबंधन के रूप में थी, लेकिन राजधानी टेनोचिट्लान सैन्य रूप से प्रमुख बन गई। जब 1519 में स्पेनिश लोग पहुंचे, तब तक गठबंधन की भूमि पर प्रभावी रूप से टेनोचिट्लान से शासन किया जा रहा था, जबकि गठबंधन के अन्य साझेदारों ने सहायक भूमिकाएं निभाई थीं। इस गठबंधन ने गठन के बाद विजय के युद्ध छेड़े और विस्तार किया। अपने चरम पर इस गठबंधन का मध्य मेक्सिको के अधिकांश भाग पर नियंत्रण था, साथ ही मेसो अमेरिका के कुछ दूरस्थ क्षेत्रों पर भी, जैसे कि ज़ोकोनॉचको प्रांत, जो वर्तमान ग्वाटेमाला सीमा के निकट एक एज़टेक क्षेत्र था। विद्वानों ने एज़टेक शासन को आधिपत्यवादी या अप्रत्यक्ष बताया है। एज़टेक शासकों ने विजित शहरों के शासकों को तब तक सत्ता में बने रहने दिया जब तक वे गठबंधन को अर्धवार्षिक कर देने वाले करों में सहयोग करते रहे। कर देने और एज़टेक युद्ध प्रयासों के लिए आवश्यकता पड़ने पर सैन्य बल प्रदान करने के लिए सहमत रहे। बदले में शाही सत्ता ने संरक्षण और राजनीतिक स्थिरता प्रदान की और विभिन्न क्षेत्रों और लोगों के एक एकीकृत आर्थिक नेटवर्क को सुगम बनाया, जिन्हें महत्वपूर्ण स्थानीय स्वायत्तता प्राप्त थी। एज़टेक धर्म एक अद्वैतवादी सर्वेश्वरवाद था, जिसमें नहुआ की तेओटल की अवधारणा को सर्वोच्च देवता ओमेतेओटल के रूप में माना जाता था। साथ ही साथ कई अन्य छोटे देवताओं और प्रकृति के विभिन्न रूपों को भी पूजा जाता था। लोकप्रिय धर्म में पौराणिक और बहुदेववादी पहलुओं को शामिल किया जाता था, और साम्राज्य का राजकीय धर्म उच्च वर्गों के अद्वैतवाद और लोकप्रिय मतभेदों दोनों का समर्थन करता था। साम्राज्य ने सबसे बड़े पंथों को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, जिसके तहत राजधानी टेनोचिट्लान के केंद्रीय मंदिर परिसर में देवता का प्रतिनिधित्व किया जाता था। शाही पंथ विशेष रूप से मेक्सिका के विशिष्ट युद्धप्रिय संरक्षक देवता हुइत्सिलोपोच्टली का था। विजित प्रांतों में लोगों को अपनी धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने और स्वतंत्र रूप से जारी रखने की अनुमति थी, बशर्ते वे शाही देवता हुइत्सिलोपोच्टली को अपने स्थानीय पंथों में शामिल कर ले। एज़टेक साम्राज्य से पहले नाहुआ लोग चिचिमेक लोगों के वंशज थे, जो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर से मध्य मेक्सिको में आकर बस गए थे, मुख्य रूप से वर्तमान ज़ाकाटेकास, सैन लुइस पोतोसी और ग्वानाजुआतो राज्यों के आसपास बिखरे हुए क्षेत्रों में। मेक्सिका लोगों की प्रवास कहानी मध्य मेक्सिको के अन्य राज्यों की कहानियों से मिलती जुलती है, जिसमें अलौकिक स्थान, व्यक्ति और घटनाएं सांसारिक और दिव्य इतिहास को जोड़ती है, क्योंकि वे राजनीतिक वैधता की तलाश में थे। चित्रलिपि संहिताएं जिनमें एज़टेक लोगों ने अपना इतिहास दर्ज किया था, कहती हैं कि साम्राज्य के उद्गम स्थान को अजतलान कहा जाता था। प्रारंभिक प्रवासियों ने स्वतंत्र नगर राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित करके मेक्सिको बेसिन और आसपास की भूमि में बस गए। ये प्रारंभिक नाहुआ नगर राज्य या अल्टेपेटेलीन पर वंशवादी प्रमुखों का शासन था, जिन्हें तलाहतो हकह कहा जाता था। मेक्सिका प्रवास से पहले
अधिकांश मौजूदा बस्तियां अन्य स्वदेशी लोगों द्वारा स्थापित की गई थी। इन प्रारंभिक नगर राज्यों ने आपस में कई छोटे मोटे युद्ध लड़े, लेकिन बदलते गठबंधनों के कारण किसी भी नगर ने प्रभुत्व हासिल नहीं किया। मेक्सिका मध्य मेक्सिको में आने वाले नाहुआ प्रवासियों में से अंतिम थे। वे लगभग 1200 ईस्वी में मेक्सिको बेसिन में प्रवेश कर चुके थे और तब तक अधिकांश उपजाऊ कृषि भूमि पर पहले ही कब्जा हो चुका था। मेक्सिका ने कुल्हुआकान के राजा को, जो एक छोटा नगर राज्य था लेकिन ऐतिहासिक रूप से टोलटेक लोगों के शरण स्थल के रूप में महत्वपूर्ण था, उन्हें चापुल्टेपेक, टिड्डियों की पहाड़ी नामक अपेक्षाकृत बंजर भूमि पर बसाने के लिए राजी कर लिया। मेक्सिका ने कुल्हुआकान के लिए भाड़े के सैनिकों के रूप में काम किया। जब मेक्सिका लोगों ने कुल्हुआकान के साथ युद्ध में सेवा की, तो शासक ने अपनी एक बेटी को मेक्सिका पर शासन करने के लिए नियुक्त किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मेक्सिका लोगों ने अपने देवता जिप टोटेक के आदेश पर उसकी खाल उतारकर उसकी बलि दे दी। जब कुल्हुआकान के शासक को इस बात का पता चला, तो उसने हमला किया और अपनी सेना का उपयोग करके मेक्सिका लोगों को तिज़ापान से बलपूर्ण खदेड़ दिया। मेक्सिका लोग टेक्सकोको झील के मध्य में एक द्वीप पर चले गए, जहां एक नोपल कैक्टस पर एक चील ने घोंसला बनाया था। मेक्सिका लोगों ने इसे अपने देवताओं के आदेश पर का संकेत माना और वर्ष ओ में कैली में इस द्वीप पर अपना नया शहर टेनोचितलान स्थापित किया। 2125 ईस्वी। एस्टेक युद्ध। मेक्सिका लोग सीमित संसाधनों के साथ बाहरी लोगों के रूप में मेक्सिको घाटी में आए, जिससे सैन्य सेवा उनके लिए सुरक्षा प्राप्त करने और पड़ोसी शक्तिशाली देशों के बीच राजनीतिक प्रासंगिकता स्थापित करने के कुछ ही तरीकों में से एक बन गई। अपने इतिहास के आरंभ में मेक्सिका लोगों ने अधिक शक्तिशाली नगर राज्यों के अधीनस्थ सहयोगियों के रूप में लड़ाई लड़ी, भयंकर योद्धाओं के रूप में प्रमुखता प्राप्त की और स्वयं को एक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। मेक्सिका के राजनीतिक और धार्मिक जीवन में योद्धाओं का महत्व और युद्ध की अभिन्न प्रकृति ने उन्हें इस क्षेत्र में सैन्य प्रभुत्व प्राप्त करने में मदद की। नए मेक्सिका नगर राज्य ने अज़्कापोत्ज़ाल्को शहर के साथ गठबंधन किया और उसके शासक टेज़ोज़ोमोक को कर दिया। मेक्सिका की सहायता से अज़्कापोत्ज़ाल्को एक छोटे सहायक साम्राज्य के रूप में विकसित होने लगा। इस समय तक मेक्सिका शासक को वैध राजा के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। मेक्सिका नेताओं ने कुल्हुआकान के राजाओं में से एक से सफलतापूर्वक अनुरोध किया कि वे मेक्सिका वंश में विवाह के लिए एक पुत्री प्रदान करें। उनके पुत्र अकामा पिछली को प्रथम tlatoani के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया। 1372 में टेनोचितलान का अज़्कापोत्ज़ाल्को के टेपानेक लोगों ने मेक्सिका की मदद से अपने शासन का विस्तार किया, जबकि झील बेसिन के पूर्वी हिस्से में अकोल्हुआ शहर टेक्सकोको की शक्ति बढ़ती गई। अंततः दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया और मेक्सिका ने टेक्सकोको की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब तक टेनोचितलान एक प्रमुख शहर है के रूप में विकसित हो चुका था और टेपानेक लोगों के प्रति अपनी वफादारी के लिए उसे टेक्सकोको को एक सहायक प्रांत के रूप में प्राप्त करने का पुरस्कार मिला। मेक्सिका युद्ध में दुश्मनों को मारने के बजाय उन्हें पकड़ने पर जोर दिया जाता था। दुश्मनों को जिंदा पकड़ना महत्वपूर्ण था, क्योंकि कैदी बलि अनुष्ठानों के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे, जिन्हें मेक्सिका लोग दैवीय कृपा बनाए रखने के लिए आवश्यक मानते थे। दूसरे शब्दों में, सैन्य उपलब्धि पवित्र जिम्मेदारी से जुड़ी थी। कैदियों के जरिए सैन्य अभियानों के दौरान अपनी विशिष्टता साबित कर सकते थे और मेक्सिका सामाजिक पदानुक्रम में अपनी स्थिति को ऊपर उठा सकते थे। इसके बावजूद युद्ध केवल अनुष्ठानिक उद्देश्यों तक सीमित नहीं थे और इनमें बड़ी संख्या में हत्याएं भी शामिल हो सकती थी। टेपानेक युद्ध। 1426 में टेपानेक राजा टेज़ोज़ोमोक की मृत्यु हो गई
और परिणाम स्वरूप उत्तराधिकार संकट ने संभावित उत्तराधिकारियों के बीच गृह युद्ध को जन्म दिया। मेक्सिका ने टेज़ोज़ोमोक के पसंदीदा उत्तराधिकारी तयाहाऊ का समर्थन किया, जिसे शुरू में राजा के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया था, लेकिन उसके बेटे मैक्सटला ने जल्द ही सिंहासन पर कब्जा कर लिया और अपने विरोधियों, जिनमें मेक्सिका शासक चिमालपोपोका भी शामिल था, के खिलाफ विद्रोह कर दिया। चिमालपोपोका की कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। संभवतः मैक्सटला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। नए मेक्सिका शासक इत्ज़कोआत्ल ने मैक्सटला को चुनौती देना जारी रखा और उसने टेनोचिट्लान की घेराबंदी कर दी तथा कर भुगतान में वृद्धि की मांग की। मैक्सटला ने भी इसी प्रकार अकोलहुआ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और टेक्सकोको के राजा नेज़ाहुआल्कोयोटल निर्वासन में चले गए। नेज़ाहुआल्कोयोटल ने ह्यूक्सोटजिनको के राजा से सैन्य सहायता प्राप्त की और मेक्सिका को ट्लाकोपन नामक एक विद्रोही टेपानेक शहर का समर्थन प्राप्त हुआ। 1423 में टेनोचिट्लान, टेक्सकोको, ट्लाकोपन और हुक्सोटजिनको ने अज़्कापोत्ज़ाल्को के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और 1428 में विजयी हुए। युद्ध के बाद हुक्सोटजिनको पीछे हट गया और 1430 में शेष 3 शहरों ने एक संधि की, जिसे अब त्रिपक्षीय गठबंधन के नाम से जाना जाता है। टेपानेक भूमि को तीनों शहरों के बीच विभाजित किया गया, जिनके नेताओं ने भविष्य के विजय युद्धों में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। इन विजयियों से प्राप्त भूमि तीनों शहरों द्वारा संयुक्त रूप से रखी जानी थी। एक कर का विभाजन इस प्रकार किया गया कि गठबंधन के 2 राजा टेनोचिट्लान और टेक्सकोको और एक ट्लाकोपन को मिलेंगे। तीनों राजाओं ने आरी बारी से उएटलातोआनी सम्राट की उपाधि धारण की। प्रत्येक ने अस्थायी रूप से एक वैधानिक शासक का पदभार संभाला। अगले 100 वर्षों में टेनोचिट्लान, टेक्सकोको और ट्लाकोपन के त्रिपक्षीय गठबंधन ने मैक्सिको घाटी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर के तटों तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। टेनोचिट्लान धीरे धीरे गठबंधन में प्रमुख शक्ति बन गया। इस गठबंधन के 2 प्रमुख निर्माता इत्ज़कोतल के सौतेले भाई और भतीजे ट्लाकेलेल और मोक्तेजुमा थे। मोक्तेजुमा अंततः इत्ज़कोतल के उत्तराधिकारी के रूप में मेक्सिका हुएटलातोआनी बने। 1440 में ट्लाकेलेल ने नवनिर्मित सिहुआकोआत्ल उपाधि धारण की, जो प्रधानमंत्री और वायसराय के बीच किसी पद के बराबर थी। शाही सुधार। त्रिपक्षीय गठबंधन के गठन के कुछ ही समय बाद इत्ज़कोआत्ल और ट्लाकोपन ने एज़टेक राज्य और धर्म में व्यापक सुधार किए। ऐसा आरोप लगाया गया है कि ट्लाकायल ने मौजूदा एज़टेक पुस्तकों में से कुछ या अधिकांश को जलाने का आदेश दिया था, ये दावा करते हुए कि उनमें झूठ थे और ये बुद्धिपूर्ण नहीं था कि सभी लोग चित्रों के बारे में जाने। इसके बाद उन्होंने एज़टेक के इतिहास को फिर से लिखा, स्वाभाविक रूप से मेक्सिका को अधिक केंद्रीय भूमिका में रखा। मोक्टेजुमा प्रथम के इत्ज़कोआत्ल के उत्तराधिकारी के रूप में मेक्सिका सम्राट बनने के बाद विजित शहरों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए और अधिक सुधार किए गए। असहयोगी राजाओं को मेक्सिका के प्रति वफादार कठपुतली शासकों से बदल दिया गया। एक नई शाही श्रद्धांजलि प्रणाली ने मेक्सिका श्रद्धांजलि संग्राहकों की स्थापना की, जो स्थानीय राजवंशों के अधिकार को दरकिनार करते हुए सीधे जनता पर कर लगाते थे। नेज़ाहुआल्कोयोटल ने अकोलहुआ क्षेत्रों में एक नीति भी लागू की, जिसके तहत अधीन राजाओं को उनकी राजधानियों से दूर की पर्वत करानी खानी की जाती थी। ये साम्राज्य के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। यदि किसी शहर का राजा विद्रोह करता तो वह विदेशी भूमि से प्राप्त होने वाली श्रद्धांजलि खो देता। कुछ विद्रोही राजाओं को कैलपिक्सकेहे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया या वंशानुगत शासकों के बजाय नियुक्त राज्यपाल। मोक्तेजुमा ने नए कानून जारी किए,
जिन्होंने कुलीनों को आम लोगों से अलग कर दिया और व्यभिचार तथा अन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया। शाही फरमान द्वारा प्रत्येक मोहल्ले में एक धार्मिक देखरेख वाला विद्यालय बनाया गया। आम लोगों के मोहल्लों में एक विद्यालय था जिसे तेलपो चकल्ली कहा जाता था, जहां उन्हें बुनियादी धार्मिक शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होता था। एक दूसरे प्रकार का अधिक प्रतिष्ठित स्कूल, जिसे कैलमेक कहा जाता था, क्वाउ हापिल्ली नामक एक नई उपाधि भी मोक्तेजुमा द्वारा सृजित की गई थी, जिसका उद्देश्य कुलीन वर्ग के साथ साथ उच्च पदस्थ आम लोगों को भी शिक्षित करना था, जो पुजारी या कारीगर बनना चाहते थे, जिसे आम लोगों को प्रदान किया जा सकता था। यह उपाधि गैर वंशानुगत निम्न कुलीनता का एक रूप थी, जो उत्कृष्ट सैन्य या नागरिक सेवा के लिए प्रदान की जाती थी, अंग्रेजी नाइट के समान। इस उपाधि को प्राप्त करने वाले आम लोग शायद ही कभी शाही परिवारों में शादी करते थे और राजा बनते थे। इस सुधार का एक घटक फूल युद्ध नामक विनियमित युद्ध प्रणाली की स्थापना थी। मेसो अमेरिकी युद्ध प्रणाली में युद्ध के मैदान में दुश्मन का वध करने के बजाय जीवित कैदियों को पकड़ने को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि वध को लापरवाहीपूर्ण और अनावश्यक माना जाता था। फूल युद्ध इस युद्ध शैली का एक सशक्त उदाहरण है। इन अत्यधिक अनुष्ठानिक युद्धों से अनुभवी एस्टेक योद्धाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती थी। साथ ही देवताओं को बलि देने के लिए पकड़े गए दुश्मन योद्धाओं की भी निरंतर आपूर्ति होती थी। फूल युद्ध दोनों पक्षों के अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित होते थे। विशेष रूप से प्रत्येक राज्य द्वारा बलि के लिए कैदियों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते थे। मूल निवासी ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार ये युद्ध 1450 से 1454 तक मैक्सिको बेसिन में फैले भीषण सूखे के जवाब में देवताओं को प्रसन्न करने के साधन के रूप में तलाका एल द्वारा उकसाए गए थे। फूल युद्ध मुख्य रूप से एस्टेक साम्राज्य और उनके कट्टर दुश्मन तलाक्सकाला के पड़ोसी शहरों के बीच लड़े गए थे। विस्तार के प्रारंभिक वर्ष टेपनेक की पराजय के बाद इत्ज़कोआत्ल और नेज़ाहुआल्कोयोट्ल ने मैक्सिको बेसिन में सत्ता को सुदृढ़ किया और इसकी सीमाओं से परे विस्तार करना शुरू कर दिया। साम्राज्य विस्तार के पहले लक्ष्य मैक्सिको बेसिन में कोयोकान और आधुनिक मैक्सिकन राज्य मोरेलोस में कुआनाहुआक और हुआक्सटेपेक थे। इन विजयों ने नए साम्राज्य को विशेष रूप से कृषि उत्पादों के रूप में भारी मात्रा में कर का प्रवाह प्रदान किया। इत्ज़कोआत्ल की मृत्यु हो गई और मोक्टेजुमा प्रथम को नए मैक्सिका सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया। 1450 में मैक्सिको बेसिन में आए 4 साल के भीषण सूखे के कारण साम्राज्य का विस्तार थोड़े समय के लिए रुक गया और सूखा समाप्त होने के बाद मोरेलोस के कई शहरों को पुनः जीतना पड़ा। मोक्टेजुमा और नेज़ाहुआल्कोयोट्ल ने साम्राज्य का विस्तार पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी और दक्षिण में ओक्साका तक जारी रखा। 1468 में मोक्टेजुमा प्रथम की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र अक्सायाकाटल उनके उत्तराधिकारी बने। अक्सायाकाटल का 13 साल का अधिकांश शासनकाल अपने पूर्ववर्ती के अधीन प्राप्त क्षेत्र को सुदृढ़ करने में व्यतीत हुआ। मोटेकुजोमा और नेज़ाहुआल्कोयोट्ल ने तेजी से विस्तार किया था और कई प्रांतों ने विद्रोह कर दिया था। इसके अलावा जैसे जैसे एज़टेक साम्राज्य का विस्तार और शक्ति सुदृढ़ीकरण हो रहा था, पश्चिमी मेक्सिको में पुरेपेचा साम्राज्य का भी उसी प्रकार विस्तार हो रहा था। 1455 में अपने राजा सित्सिपंडाक्वारे के नेतृत्व में पुरेपेचा ने तोलुका घाटी पर आक्रमण किया और उन भूमियों पर दावा किया जिन पर पहले मोटेकुजोमा और इत्ज़कोआत्ल ने विजय प्राप्त की थी। 1472 में अक्सायाकाटल ने इस क्षेत्र को पुनः जीत लिया और पुरेपेचा द्वारा
इसे वापस लेने के प्रयासों से सफलतापूर्वक इसकी रक्षा की। 1469 में अक्सायाकाटल ने 32,000 एज़टेक सैनिकों के साथ पुरेपेचा साम्राज्य पर एक बड़ा आक्रमण किया। पुरेपेचा ने सीमा के ठीक पार 50,000 सैनिकों के साथ उनका सामना किया और एक शानदार विजय प्राप्त की, जिसमें एज़टेक सेना के 90% से अधिक सैनिकों को मार डाला या बंदी बना लिया। अक्सायाकाटल स्वयं युद्ध में घायल हो गया। टेनोच्टिट्लान लौट गया और फिर कभी पुरेपेचा से युद्ध नहीं किया। 1472 में नेज़ाहुआलकोयोटल की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र नेज़ाहुआलपिल्ली को टेक्सकोको के नए हुएटलाटोआनी के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया। इसके बाद 1481 में अक्सायाकाटल की मृत्यु हो गई। अक्सायाकाटल के स्थान पर उनके भाई तिज़ोक शासक बने। तिज़ोक का शासनकाल कुख्यात रूप से संक्षिप्त था। वो अप्रभावी साबित हुए और उन्होंने साम्राज्य का कोई खास विस्तार नहीं किया। तिज़ोक की हत्या संभवतः उनके ही सरदारों ने उनके शासनकाल के 5 वर्ष बाद कर दी थी, जाहिरा तौर पर उनकी अक्षमता के कारण।